पहले तक लग रहा था कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध होने वाला है, और ईरान के सर्वोच्च नेता के आदेश पर वहाँ पर वो मस्जिद पर लाल झंडा भी लगा दिया गया, जो कि युद्ध का संकेत देता है। अब पूरी दुनिया उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन अचानक से ईरान के सर्वोच्च नेता ने अपनी बंदूक की नली का जो मुंह है, वो जवानी बंदूक का जो मुंह है, वो भारत की ओर मोड़ दिया। तो अचानक से सर ये क्यों हुआ, इसका क्या आशय है? देखिए, ईद के मौके पर उन्होंने 16 तारीख को जी। जब वो बात कर रहे थे, जब एड्रेस कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने देखिए अकेले भारत का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की जो हालत हो रही है म्यांमार में, जी। उन्होंने गाज़ा में लिया, जी। और उसमें भारत का उन्होंने कहा जी। जो हो रहा है कि ये जो है नहीं होना चाहिए, सभी के इकट्ठे होने चाहिए, उसके विरुद्ध बोलना चाहिए। जी। तो ये चीज़ उन्होंने बोला। लेकिन देखिए, ये पहली बार नहीं है। जी। अभी जब आर्टिकल 370 भारत ने हटाया था, जी। उस समय भी इन्होंने बोला था, और उन्होंने सरकार को भारत को ये बोला था कि जो है ये पॉलिसी बदलनी चाहिए, और ये कश्मीरियों के मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। जी। तो ये उस समय भी बोले हैं, ऐसा नहीं है कि वो है। उससे पहले देखिए 2020 में भी इन्होंने ये बोला था, 2020 में बोला था कि गवर्नमेंट टू कन्फ्रंट एट्रोसिटीज़, और वो उन्होंने ये भी बोला था कि गवर्नमेंट, भारत सरकार को चाहिए कि जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज़ हैं उनको कंट्रोल करे। जी। ये 2020 में उन्होंने ये चीज़ बोली थी। तो ये चीज़ कोई नई नहीं है जो बोलते रहे हैं, लेकिन होता ये है कि उनकी अगर ये बोलते हैं तो उसको बढ़ा दिया जाता है। जी। बाहर के हमारे लोग कुछ अपने से कम और बाहर वालों की चीज़ ज़्यादा लेते हैं। जी। और 2017 में भी मुझे याद है, 2017 के ईद के मौके पर जी। उन्होंने दोबारा कश्मीर का नाम राग जो कहते हैं अलापा था। जी। उस समय वो पाकिस्तान की लैंग्वेज बोल रहे थे, जी। जिसके साथ उन्होंने अभी लड़ाई भी की थी। जी। अपने मिसाइल्स दागे थे उन्होंने, एक दूसरे पर उन्होंने किया था। तो ये चीज़ें पहले करते रहे हैं। और देखिए, जब से 1979 से जब तक शाह फिरान हुआ, ईरान रिवॉल्यूशन करके ये जो कट्टरपंथी लोग आए, तब से ईरान का यही हाल है। क्योंकि उनकी हालत खुद की तो इतनी ख़राब है कि उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, चाहे इकॉनमी कहिए, चाहे हेल्थ केयर कहिए, चाहे ह्यूमन राइट्स कहिए, हर जगह है। जी। और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आप पेपर्स पढ़िए बाहर, तो इतने डिटेल में आ रहा है कि क्या क्या उन्होंने किया है। जी। कैसे उन्होंने अभी, मतलब बड़ा सिंपल केस में पढ़ रहा था, एक अमेरिका यूएस डिपार्टमेंट ने एक पेपर था उनका, कि उन्होंने एक केस दिया हुआ था, आई थिंक 2015 के आसपास का है, कि 2 लेडीज़ थीं जो उनके ईरानियन तेहरान मेट्रो में एक इंटरनेशनल वुमेंस डे पर उन्होंने एक दूसरे को फूल दिए। जी। और उनको उन्होंने 15 से 20 साल वो पकड़ के 15 से 20 साल की जेल की सज़ा दी। जी। तो ये हालत तो उनकी खुद की है। जी। दूसरी चीज़, शिया ग्रुप हैं वहाँ, तकरीबन 85 से 90% शिया हैं, 10-12% सुन्नी हैं, और उनका जो है वहाँ बुरा हाल है। जी। और इसी वजह से पाकिस्तान से और इनकी जो है आपस में आपने देखा कि बनी नहीं, और कुछ न कुछ टारगेटिंग होती रहती है। जी। तो ये जो है इनकी आदत है। और हमारे देखिए इस बार तो बहुत कड़े शब्दों में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको कंडेम किया। जी। इसकी उन्होंने निंदा की कि भाई ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वर्ड है कि ये इन्होंने बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है, बैठ करके उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ कि क्या है वहाँ पर भारत में क्या हालात हैं, और इस वजह से जो है ये टोटल मिस इन्फॉर्म्ड हैं, और ऐसी चीज़ को नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो है, इनफैक्ट आप देखिए अमेरिका की वही रिपोर्ट की मैं बात करता, जिसमें कहा गया कि कितना परसिक्यूशन है अगेंस्ट सुन्नीज और माइनॉरिटीज़, खास करके जो क्रिश्चियंस और बाकी हैं उनके खिलाफ ईरान में। जी। जबकि ईरान का ये एक और रीज़न देखिए है, थोड़ा उनको ये लग रहा है कि भारत उनका लार्जेस्ट इंपोर्टर था ऑयल का, अब जो है मैक्सिमम ले रहा है रूस से। जी। और वो ले रहा है जो सैंक्शंस हैं उसकी वजह से। जी। तो इस वजह से है, और उनको जो है उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है उनकी इकॉनमी उनकी बिल्कुल नीचे है। जी। अब उनका कहना है कि भारत, वहाँ भी सैंक्शंस है रूस में अमेरिका ने किया हुआ है, उनसे ले रहा है और हमसे जो है, लेकिन अब प्राइस डिफरेंस भी है। जी। इनकी प्राइस ज़्यादा है, वहाँ कम है, और वहाँ हमें आसानी से मिल रहा है। जी। तो ये भी एक कारण है जिसको उनको जो है अच्छा नहीं है। अदरवाइज देखिए उनके साथ रिलेशंस हमारे ख़राब नहीं रहे हैं। जी।
रिलेशंस हमारे अच्छे रहे हैं। भी बना रहे हैं सर। देखिए 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ गए थे जी। और जो प्रॉपर मिले थे आपस में और वहाँ पर एग्रीमेंट्स हुए थे। उसके बाद मनमोहन सिंह गए थे, बट वो एक मीटिंग में गए थे, वहाँ कोई ख़ास इस तरह की 1-to-1 मीटिंग नहीं हुई, वो एक मीटिंग में गए थे, वापस आ गए थे। उसके बाद नेक्स्ट जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी वही गए थे। जी। तो वहाँ जा कर के उनके भी राष्ट्रपति आए थे। जी। तो ये रिलेशंस अच्छे रहे हैं। रूहानी आए थे यहाँ पर, देखिए और उसके बाद ऐसा नहीं कुछ था कि कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन ये रुक रख के ये डोमेस्टिक जो है इनकी पॉलिसीज़ हैं। अभी देखिए, आपको याद है इन्होंने क्या किया था, जो वुमेंस लड़कियां जो हिजाब, हाँ, और उसके कितना विरोध हुआ। हज़ारों लड़कियां रोड पर आ गई, बाल कटवाने लगे, शाम को स्कार्फ की जगह खुले बाल में आए। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको इन्होंने दबाया, लेकिन वो दबा नहीं है, वो चल भी रहा है। तो इनका खुद का रिकॉर्ड जो है, देखिए डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, एक डिक्टेटर का ही वो चल रहा है, सुप्रीम लीडर बना रखा है जो कभी था नहीं कहीं किसी उसमें, लेकिन वो चल रहा है। उसके बाद इनके ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड देखिए बहुत ख़राब है, जिस तरह वो चल रहे हैं। इकॉनमी की तो आप बात ही मत कीजिए। और सबसे बड़ी जो चीज़ है टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं वो। हौतीज़ ले लीजिए, हिजबुल्लाह ले लीजिए। अब देखिए हो क्या रहा है, इनकी बढ़ावा से नुकसान उधर हो रहा है। ये अलकायदा और ISIS के भी पक्षधर हो जाएंगे। जी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो है फोकस में नहीं आ रही हैं, ना लाने दे रहे हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है कि इनको जो न्यूक्लियर हथियार लेने की होड़ है, जिसकी वजह से सैंक्शंस हैं, तो वो चीज़ इनको नहीं दिखाई पड़ रही है अपनी। तो ये चीज़ें, ये बहुत सही तरीके से इनको जवाब दिया गया है भारत द्वारा। और हमें देखिए 2022 में वो लड़की जो थी महिषी अमीनी शायद नाम था उसका, जिसकी डेथ हुई थी, उसी दिन थी। 16 कोई वर्षगांठ भी थी एक्चुअली देखा जाए तो। और उसमें जो है उसकी कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी चीज़ जिस तरह से हुआ है, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि उन्होंने सैकड़ों को जेल में रखा था अभी लेकर के। तो ये जो है ईरान का तो ये हाल है ही, जिसको कि वो छुपाना चाहते हैं कि ये चीज़ हो नहीं। और इसके अलावा देखिए उससे पहले भी कई केसेस हैं, लेकिन जो मेन चीज़ ईरान की, मैं एक चीज़ अगर आप देखें, आर्टिकल 14 है ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ये कहता है कि ऑल मुस्लिम्स दे आर ड्यूटी बाउंड टू ट्रीट नॉन मुस्लिम्स इन कन्फर्मिटी विद इथिकल नॉर्म्स, मतलब नैतिक मापदंड पर लेकर चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि ये नहीं करते हैं। तो ये चीज़ तो इनकी है ही। इसके अलावा उन्होंने यही बोला है, आर्टिकल 27 है उनके कॉन्स्टिट्यूशन का ईरान के, जो ये कहता है कि जो इनको जितने भी जो पब्लिक है, पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन ये होने नहीं देते। अपनी आवाज़ दबा करके और यहाँ की वो बात करते हैं मुस्लिम्स की, जो कि कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे मैंने आपको कह रहा था कि 90 to 95% शिया हैं और 7 से 10% सुन्नी मुस्लिम्स हैं। तो ये जो ये लेके चल रहे हैं, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल उनकी अपनी जो है बचाने के लिए, कि अपने देश को भटकाने के लिए और बाहर का बताने के लिए है। इकॉनमी देखिए टोटली डाउन है, पॉवर्टी उनका बिल्कुल, मतलब लोगों का बहुत बुरा हाल है। जबकि भारत से उनका ट्रेड $2.3 बिलियन पहुंच गया था, जो कि पिछले 2 साल से 20-21% बढ़ा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के वहाँ जाने से, बातचीत एग्रीमेंट्स होने के बाद। तो अगर ऐसी चीज़ होगी तो नुकसान लॉन्ग टर्म में उन्हीं का होना है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि इनके इस स्पीच को बहुत ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देगा। अभी जो उनके राष्ट्रपति हैं वो थोड़ा उदारवादी हैं, और वो चाहते हैं कि जो भारत जैसे देशों के साथ हो रहे हैं, सिद्धत उनको फ़ायदा होगा। तो ईरान से भारत को उतना ज़्यादा नहीं फ़ायदा होगा जितना ईरान को भारत से होगा। तो इसलिए हमें इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए इसके ऊपर। और ईरान के लोग भी जानते हैं भारत को, वहाँ इतनी विद्वेषा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और इनको सुप्रीम लीडर बनने के लिए या कहीं ना कहीं ये स्पीच कभी कभी देते हैं, तो इनके पास और कुछ है नहीं। तो इसलिए हमें इसके ऊपर तवज्जो नहीं देना चाहिए, और मेरे ख्याल से इस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा रिलेशंस में।